दोस्तों समय समय के ऊपर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की नई नई गाइडलाइंस आती रहती है, नए नए जजमेंट है जो आते रहते हैं। और उस गाइडलाइन उस जजमेंट के जरिए से ही है जो उस केस का फिर सिस्टम चलता है, यानी कि कानून का जो व्यवस्था क्रम है वो उसी गाइडलाइन के अनुसार चलेगा और उस गाइडलाइन को है जो सभी को फॉलो करना पड़ता है, उस सिस्टम को है जो सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर है जो मेंटेनेंस केस के ऊपर कानून के अंदर है जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस जजमेंट के जरिए से, इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जिनके ऊपर भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर जिन्होंने मेंटेनेंस का केस किया है उन सभी को ये वीडियो अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका नया चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो, और लोगों से भी है जो इसको सपोर्ट करवाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि पत्नी क्या करती है कि पति से जब अलग हो जाती है तो क्या करती है, मेंटेनेंस का केस करती है। जैसा कि आप बहुत सारे मामलों के अंदर देखते हैं, उसी तरीके से पत्नी भी इस मामले के अंदर ऐसा करती है। पति से अलग होने के बाद में पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, और पत्नी के साथ में दो बच्चे होते हैं, जिसमें एक बच्ची होती है और एक बच्चा होता है। तो पत्नी खुद के साथ में दोनों बच्चों का मेंटेनेंस का भी डिमांड करती है कि मुझे मेरे साथ में मेरे बच्चों का भी मेंटेनेंस चाहिए। अब यहाँ पे फैमिली कोर्ट के अंदर जब ये मामला चलता है तो वहां पे पति की तरफ से है जो बात ये रखी जाती है कि मैं फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूं, तो मुझे है जो मेंटेनेंस से छूट मिलनी चाहिए। मैं मेंटेनेंस पत्नी को कहां से लौटा पाऊंगा, बच्चों को मैं मेंटेनेंस है जो कहां से दे पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर कोर्ट के द्वारा मामले को देखा जाता है, पत्नी पक्ष की बात को भी देखा जाता है, पति पक्ष की बात को भी देखा जाता है, और कोर्ट के द्वारा पति को यहाँ पे राहत मिल जाती है। राहत इस तरीके से मिल जाती है कि पत्नी का यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस नहीं बनता है। और रही बात एक बच्ची होती है, वो 18 साल से ऊपर की होती है, तो वो 18 साल से ऊपर की होने की वजह से है जो उसका मेंटेनेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो बालिग हो चुकी होती है। और एक जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, इस वजह से है जो उस बच्चे का मेंटेनेंस बन जाता है 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। यानी कि पति के ऊपर जो भार आता है मेंटेनेंस का वो केवल बच्चे का ही आता है, कि यहाँ पे पति को बच्चे को केवल मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो भी 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे है जो पत्नी को भी कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, और नहीं है जो बच्चे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से है जो पति को ये फायदा मिल जाता है। अब पत्नी इस मामले को चैलेंज करती है हाई कोर्ट के अंदर, पर यहाँ पे हाई कोर्ट से है जो कोई बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो मामला अंत तक पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पति के द्वारा वही बात रखी जाती है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास में ऐसा कोई काम धंधा वगैरह नहीं है, मेरे पास में ऐसी कोई भी इनकम वगैरह नहीं है, तो मैं पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस कहाँ से दे पाऊंगा, मुझे है जो मेंटेनेंस से राहत मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे पत्नी के द्वारा भी अपनी बात रखी जाती है कि यहाँ पे पति पक्ष ने यानी कि पति ने उसके साथ में बहुत गलत किया है, उसको मारा पीटा है, घर से बाहर निकाल दिया है। अब मजबूरन है जो उसको अलग रहना पड़ रहा है अपने बच्चों के साथ में, तो अपना भरण पोषण वो कैसे कर सकती है, इसके लिए है जो पति को ही ये सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। पति को ही है जो मेंटेनेंस वगैरह है जो सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पति की गलती रही है। पति है जो उन सभी को साथ के अंदर नहीं रख रहा है और जानबूझ के है जो जॉब नहीं कर रहा है। तो इन सभी को है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, और ये डिसीजन लिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कहा जाता है कि यहाँ पे जॉब नहीं करना और जानबूझ के जॉब नहीं करना, इसमें है जो काफी फर्क है। यानी कि एक तो जॉब नहीं करना, जॉब इस तरीके से नहीं करना कि अगर कोई केपेबल ही नहीं है, वो कमा ही नहीं सकता है, तो कमा कैसे पाएगा, तो उसको तो यहाँ पे फिर भी है जो मेंटेनेंस से राहत मिल जाती है। पर अगर कोई बंदा है वो जानबूझ के अगर कमा नहीं रहा है, वो केपेबल है, वो कमा सकता है, तो यहाँ पे वो मेंटेनेंस से नहीं बच सकता है। अगर वो बेरोजगार हो गया है, जानबूझ के अगर मेंटेनेंस से बचने के लिए तो ऐसा अगर वो करता है, तो उसको है जो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस देने से है जो बच नहीं सकता है। तो इस मामले के अंदर जो पति है वो बेरोजगार थे और जानबूझ के है जो नहीं कमा रहे थे, वो कमा सकते थे, वो केपेबल थे, तो यहाँ पे पति के ऊपर है जो पत्नी के लिए 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है जो मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा थोप दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आप अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपए का मेंटेनेंस देंगे, और जो बच्चे के लिए जो मेंटेनेंस लगा है 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, वो तो खैर आपको देना ही है, वो तो फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर ही दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। इस नए कानून के तहत ये व्यवस्था है कि अब अगर कोई बेरोजगार है तो वो है जो मेंटेनेंस नहीं बच सकता है। अगर वो जानबूझ के बेरोजगार हो रहा है, वो कमा सकता है, वो केपेबल है, तो उसको है जो पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, कहीं से भी है जो उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये पति की जिम्मेदारी है और इसकी पालना है जो पति को करनी ही पड़ेगी। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट को आप रीड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।